बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मौजूदा मुल्की सूरत हाल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे, अपोजिशन का बयानिया, नवाज शरीफ साहब की एंटी इस्टेब्लिशमेंट गुफ्तगू, विफाकी और सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर मबनी पल्स का जो अवामी सर्वे है वो मंजर आम पर आ गया है। बुनियादी सवालात उठाए गए, बड़ा सैंपल लिया गया था। कुछ हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि पीडीएम के जलसों के हवाले से क्या राय है। तो 45% पाकिस्तानियों ने कहा कि क्या, सवाल ये पूछा था क्या इससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत परेशान है। 45% ने कहा कि परेशान नहीं है, जबकि 35% मानते हैं कि परेशान है। दूसरा सवाल यह था कि क्या हुकूमत का बयानिया दुरुस्त है कि ऑपोजिशन के तहत करप्शन छुपाने का बहाना है। 40% समझते हैं कि हुकूमत का यह बयानिया दुरुस्त नहीं है, जबकि 39% समझते हैं कि यह बयानिया दुरुस्त है। फिर नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद, भारतीय मौकफ या सियासी बयानिया। 51% समझते हैं कि यह भारतीय बयानिया, जबकि 23% अफराद का कहना है कि यह सियासी बयान है और 26% ने कहा कि मालूम नहीं। इसके साथ साथ हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अगर हम सवालात उठाएं तो जो इसमें उठाए गए उसमें कहा गया कि क्या पाकिस्तान दुरुस्त सिमत की तरफ चल रहा है। 49% ने कहा कि दुरुस्त सिमत की तरफ नहीं चल रहा, जो कि लम्हा फिक्री है। 43% ने कहा दुरुस्त सिमत में चल रहा है। 8% ने कहा पता नहीं। क्या मौजूदा दौर हुकूमत में महंगाई में इजाफा हुआ। 96% ने कहा कि हाँ। 4% ने कहा नहीं। मौजूदा महंगाई की जिम्मेदार क्या मौजूदा हुकूमत है। 46% ने कहा मौजूदा हुकूमत है और 37% ने कहा साबका हुकूमत है। 17% ने कहा पता नहीं। तो ये वो सवालात थे, तो ये राय सामने आई है। इस पर भी बात करेंगे। फिर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब का जो बीबीसी का इंटरव्यू है उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है, बहुत से तज्जिए कॉलम्स आ रहे हैं कि इससे जो पीएमएलएन का बयानिया है उसको कितनी चोट लगेगी, क्योंकि इसाक डार साहब उनके सफ़े अव्वल के रहनुमाओं में शुमार होता है। फिर जो नवाज शरीफ साहब के करीबी रिश्तेदार हैं, तो उनका ये इंटरव्यू और जो 13 दिसंबर के जो होस्ट हैं वो भी पीएमएलएन है, जो लाहौर का जलसा होना है। तो 2 वीक्स पहले ये जो इंटरव्यू का आना, क्या इससे उनकी पीएमएलएन को प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं, उनका जो ये बयानिया है उसको चोट लग सकती है, ये भी सवाल उठाएंगे। फिर 13 दिसंबर का जलसा, अपोजिशन ने आज भी कहा कम वक्त में ये जलसा होगा। पाकिस्तान में कोविड का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 8.16 हो गया है। हुकूमत की पॉलिसी है कि रोकेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन मुंतजमीन और जो इसमें कायदीन शिरकत करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। क्या कोई नेशनल डायलॉग इस मामले का है। इन सवालात के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। 2 सीजन पार्लियामेंटेरियंस अपनी अपनी जमात के हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं और मेंबर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। पीएमएलएन के मरकजी रहने में आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमेश कुमार साहब, इस वक्त मौजूदा असम्बली के भी मेंबर कौमी असम्बली और आपका तवील एक सियासी कैरियर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आप टीवी पे हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों डॉक्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस को अस्सलाम वालेकुम। तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बताइएगा डॉक्टर साहब, ये एक पल्स पहले भी सर्वे किया था, दोबारा सर्वे किया है, जाहिर बात है एक बैरोमीटर होता है अवामी राय को जांचने का। पीडीएम के जलसों से क्या हुकूमत परेशान है? आपने सुन लिया, 45% कहते हैं नहीं, लेकिन साथ में उनका यह भी कहना है कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया एंटी स्टैब्लिशमेंट, 51% समझते हैं कि वो भारतीय बयानिया है, 26% समझते हैं कि वो सियासी बयान है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, इन सर्वेस को देखते हुए आप समझते हैं, और फिर इसाक डार साहब का इंटरव्यू बीबीसी में वो डिजास्टर साबित हुआ है। अब तो तमाम जो नाकिदीन और मुतरफिन आप लोगों के वो इस बात पर मुतफिक हैं। क्या कहेंगे पीएमएलएन इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए उनकी सियासत किस तरफ जारी है? नून से शीन की भी बातें हो रही हैं और इस सर्वे में यह भी सवाल उठाया था, वो मैंने इसलिए देखा कि वक्त की किल्लत है कि क्या दरारें पड़ रही हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इंटरव्यू दिया कि वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब का दिफा करेंगे। शहबाज साहब नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं। तारिक फजल साहब, चूंकि आप उस किचन कैबिनेट थिक ऑफ थिंग्स में जरा हमें इनसाइट बताइएगा। जी डॉक्टर साहब। तारिक फजल साहब से हमारा गालिबन राब्ता है इस वक्त, प्रोड्यूसर साहब। जी डॉक्टर उमेश साहब, सर आपके सब तरफ में आऊंगा। इसमें मैंने बताया कि जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी सर्वे में सवालात पूछे गए और उसमें क्या कि क्या हुकूमत की सिम दुरुस्त है। 49% ने कहा नहीं है, 43% ने कहा दुरुस्त सिम ठीक है, और महंगाई की जिम्मेदार 96% समझते हैं मौजूदा हुकूमत। तो अगर आपने इनकी अपोजिशन का मुकाबला कर रहे हैं तो अपनी डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस को इंप्रूव करना होगा। वो हमेशा कहते हैं ना, जितनी साजिशी थ्योरियां वो आज खुद खत्म हो जाती हैं अगर हुकूमत जबरदस्त परफॉर्म कर रही हो। आपका बहुत मुतअद्दिद हुकूमतों के साथ तजर्बा भी है, क्या कहेंगे? ये इंपॉर्टेंट होता है और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें तो अपोजिशन आवाम को साथ लेकर नहीं आ सकती आपके खिलाफ। क्या कहेंगे डॉक्टर उमेश कुमार साहब? प्लीज गो अहेड।
अनवर, मैं 2002 से लेके आज तक मुख्तलिफ पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे और देखा भी है कि कम से कम ये जो सिस्टम जो हमारा चल रहा है, उस सिस्टम के तहत कोई भी हुकूमत आवाम की उमंगों के ऊपर पूरा नहीं उतर सकती। अच्छा। उसकी वजह हमारे सारे पार्लियामेंटेरियन हैं। जो पार्लियामेंटेरियन, जो पॉलिटिकल पार्टीज, जिसकी हुकूमत आती है, दूसरा दूसरा कहता है कि भाई धांधली हो गई है। मैं जो समझता हूं कि 2002 की इलेक्शन से 2008 बेहतर था, 2008 से 2013 बेहतर था, 2013 से 2018 इलेक्शन बेहतर हुई है। ठीक। सिस्टम जो है वो इसी तरीके से बेहतर होगा और इसके अंदर बेहतरी लाने के लिए अगर कोई भी रिफॉर्म भी लेके आना है तो वो भी रिफॉर्म थ्रू पार्लियामेंट आएगा। ठीक। मगर हमारा सिस्टम इतना बन गया है कि हम इलेक्शन कमीशन को अप टू मार्क बनाने के लिए तैयार नहीं है, हम नैब को अप टू मार्क बनाने के लिए तैयार नहीं है। मगर हम मुझे आवाज़ दोबारा वापस आ रही है, वो नहीं आए। मगर हमें उसको सोचना चाहिए कि इससे सफ़र कौन कर रहा है। इससे सफ़र अवाम कर रही है। सही। और ये सारे पॉलिटिशियन की वजह से अवाम सफ़र कर रही है। जो सर्वे आ रही है, मैं इन चीज़ों को मानता हूँ। लोग कहते हैं जब सर्वे अच्छी आती है तो लोग मानते हैं उसको, जब सर्वे बुरी आती है नहीं मानते हैं। मैं समझता हूँ जितनी सर्वे होती है वो तकरीबन 60, 70 या 80% वो रिलायबल ज़रूर होती है। बात थोड़ी होती है तब आती है। तो सिंपल में हमें कम से कम अपने ट्रैक को दुरुस्त करना पड़ेगा। हर पॉलिटिशियन को अपने ट्रैक को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर हमने ट्रैक को दुरुस्त नहीं किया तो जो बैरूनी मदाखलत हमेशा पाकिस्तान में शुरू से लेके, पाकिस्तान बनने से लेके आज तक, आपने बांग्लादेश का जो हाल देखा 1971 वाला, ये 16 दिसंबर आने वाली है, आपने वो भी देखा कि जो कुछ हमारे साथ किया गया, क्यों किया गया। इंटरनली जब हमारे लोग आपस में, मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के लोग जब नहीं मिलते हैं तो फिर तब बाहर की मदाखलत तारिक फजल चौधरी साहब भी आगे, डॉक्टर उमेश कुमार साहब आपने अच्छा नुकात और उठाए। आज जो पोजीशन है वो और ज्यादा केयरफुल है, और ज्यादा केयरफुल। डॉक्टर तारिक साहब, सर अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं पहले भी बात की थी शाह साहब, लेकिन मेरा ख्याल है वो मैंने इतना लंबा चौड़ा सवाल किया, आपका जवाब बीच में, जरा प्लीज गो अहेड, जवाब दीजिएगा तारिक फजल साहब। मैंने आपको पूरा सवाल सुना है शाह साहब। जी जी, जवाब दीजिएगा प्लीज। आप तक मेरी आवाज क्यों नहीं गई, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मुझे बड़ी खुशी हुई आज आप प्रोग्राम में आके, और मुझे और ज्यादा खुशी होती कि मैं आमने सामने बैठ के आपके प्रोग्राम करते। मैं जरा दूर हूँ आपसे। अगली दफा इंशाल्लाह आमने सामने बैठ के प्रोग्राम करेंगे, और हमेशा बहुत अच्छा लगता है इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में। हक और सच जो कि आपके प्रोग्राम का नाम है, बात होती है इसमें। देखिए, जो ये सारी सूरत हाल जो आपने सवाल मेरे से किया है, इसका अगर मुख्तसर अहाता किया जाए तो दो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। एक तो ये कि अपोजिशन का जब से ये हुकूमत बनी है, ये बड़े वाजे और दो टोक मौकफ रहा है कि इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा था, और उसको मुस्तफीद जो है वो ये हुकूमत हुई है और ये मार्ज वजूद में आई है। उस वक्त अपोजिशन की राय ये भी थी कि असम्बलीज का बाइकआउट किया जाए, लेकिन अक्सरियत की राय ये थी कि असम्बलियों का हिस्सा बन के सिस्टम में रह के मुकाबला किया जाए। 2.5 साल में अपोजिशन ने अतुल इम्कान कोशिश की कि हम अपना किरदार अदा करें, आईनी किरदार अदा करें, सियासी किरदार अदा करें, लेकिन हुकूमत के कानों पे जू नहीं रेंग रही। मैं सिर्फ एक मसले की बात करूंगा, जो मैंने कहा कि दो मसाइल हैं। एक तो मैंने आपको इलेक्शन का बताया, दूसरा मसला इस वक्त अवाम के मसाइल हैं। 80% पाकिस्तानी इस वक्त तकलीफ में है और शदीद तकलीफ में है। ये अल्लाह ताला का करम है कि लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, ये उसके करम की वजह से है। वरना बजट बना के कोई अगर देखे तो हमारे 70 से 80% पाकिस्तानियों की जो तनख्वाह है, उनकी कमाई है, उस पर उनके बच्चों का किराए के घर, बिजली, गैस, ये गुजारा नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है, और किसी को इसकी परवाह नहीं है। आप जिस हुकूमती अहदेदार से पूछेंगे, डॉक्टर उमेश कुमार साहब PTI के इस वक्त जो है वो चंद जो समझदार, मैं ये कहूँगा कि लोग हैं, हक और सच की बात करते हैं, वरना तो लोग कान धरने के लिए तैयार नहीं है। वो कहेंगे मसला है ही कोई नहीं। आप उन्हें कहेंगे मुल्क जो है वो नहीं। डॉक्टर साहब कतकलामी माजरत, प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद एक्नॉलेज करते हैं, डॉक्टर तारिक साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि महंगाई है, और उन्होंने कल ट्वीट किया कि हुकूमती इंटरवेंशन की वजह से चीनी की कीमत में कमी वाकया हुई है। तो ये तो रियलाइजेशन तो है कि देयर इज इन्फ्लेशन। शाह साहब, गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वो रियलाइजेशन और एहसास करने के लिए नहीं होते। एहसास आप कर सकते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तजज़ियाकार कर सकते हैं, अवाम कर रहे हैं, हुकूमत एक्शन लेती है। ये जितनी मैंने आपको चीजें बताई हैं, आटा, बिजली, गैस,
पेट्रोल, डीजल, ये कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं, तसव्वुर से बाहर है। तो अब अवाम ये चाहते हैं कि हुकूमत तब्दील हो, उसके लिए वो अपोजिशन की तरफ देखते हैं। अपोजिशन मैदान अमल में निकली है, अवाम जो है वो उसके साथ खड़े हैं, और हम जिस तरीके पे चल रहे हैं ये एन जमहूरी तरीका है। नहीं, लेकिन उस पर डॉक्टर साहब एक तरीके से सवाल है ना, कोई आपने कहा गैर कि आईनी आप काम चाहते नहीं हैं, होगा। आप चाहते हैं कि हुकूमत तब्दील हो जाए क्योंकि आप कहते हैं आवाम चाहती है, लेकिन जो सर्वे है उसमें जो आपका तरीकाकार है जलसों वाला, इससे तो आवाम कहती है हुकूमत नहीं बदलेगी जलसों से। और आप भी जब हुकूमत में थे, आपको याद होगा उस वक्त पीटीआई यहाँ धरना दे रही थी 126 दिन का, और आपकी हुकूमत रही, अपने पांव पे खड़ी रही, आपने 5 साल पूरे किए। जरदारी साहब के दौर में भी ताल कादरी साहब यहाँ पर इस्लामाबाद में धरना लेकर आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत पूरी की। तो आवाम तो ये समझती है कि इससे जलसों से हुकूमत तब्दील नहीं होगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँ, फिर आपका तो मकसद ये है, तो मकसद में फिर कामयाबी किस तरह होगी? शाह साहब, मैं तो ये नहीं कहता कि जनाब कल जो है वो जलसा होगा लाहौर का और कल जनाब हुकूमत तब्दील हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा। ना ही मैं ये कह रहा हूँ जनाब कि कोई 50,000 बंदा लेके दारुल खिलाफे में आके धरना दे और हुकूमत तब्दील हो जाए, मैं ये भी नहीं कह रहा। फिर स्ट्रेटेजी क्या लेकिन है? ये सारे मोमेंटम बनाने के तरीके होते हैं। एक जलसा, दूसरा, तीसरा, मुल्क के चारों सूबों में जलसे, उसे एक मोमेंटम जो है बना, एक तहरीक जो है वो बन चुकी है। अब इस वक्त जो है ये सारे इजलास एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, सारे जलसे मिलके, और इसका इख्तिताम लॉन्ग मार्च की शक्ल में होगा। और उसके बाद अपना जो इस्तीफे देती है, क्या तरीकेकार इख्तियार करती है, इसका फैसला पीडीएम की क़यादत करेगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि 1,00,000-2 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए तो हुकूमत गिर जाए, मैं ये नहीं कह रहा। इसका तरीकेकार पीडीएम की क़यादत करेगी। और आखिर में मैं ये कह दूं कि तरीकाकार जो भी होगा आईनी होगा, जमहूरी होगा। हम गैर आईनी तरीके से हुकूमत की तब्दीली न चाह रहे हैं, न करेंगे। जरा ये इसाक डार साहब के इंटरव्यू में कमेंट कीजिएगा, ये कितना डिजास्टर्स साबित हुआ है पीएमएलएन के लिए। और फिर मैं रमेश कुमार साहब से पूछूंगा कि आपने कहा एक तहरीक बन गई है, इसमें बताएगा पीएमएलएन के बयानी को कितनी चोट लगी है इस इंटरव्यू से। देखें जी, इसाक डार साहब का काफी तवील इंटरव्यू था शाह साहब, उसके चंद क्लिप्स को निकाल के सोशल मीडिया पे चलाया गया और जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर दिखाया गया। हालांकि उनसे इससे पहले चैनल्स में बैन थे, लेकिन इस इंटरव्यू को चलाया। बहरहाल ये चैनल्स का मसला है, चलाया, जो उन्होंने कहा वो तो कहा। अब इसमें उसकी वजाहत डार साहब मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज में उसके बाद भी दे चुके हैं। मेरा इसमें टेक ये है कि डार साहब जो हैं वो 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। वो पहले 90s में एमएनए मुंतखब हुए हैं जी। हर साल वो अपने तमाम एसेट्स डिक्लेयर करते रहे हैं, हर साल वो अपने टैक्स के रिटर्न्स में अपने एसेट डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर उसमें कोई तजाद हुकूमत को नजर आता है तो नैब इससे पहले भी उनके खिलाफ एक तहकीकात कर रही है कि आमदन से जायद असासे उसको पाया तकमील तक पहुंचाएं, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। ये मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए आप किसी की किरदार कुशी करें, उसका फायदा कोई नहीं है। लेकिन तारिक साहब, आप भी पॉलिटिशियन हैं, आपको पता है टाइमिंग्स बड़ी मैटर करते हैं। इस वक्त आपने कहा आपने मोमेंटम बनाना है, वो आपकी बात ठीक है कि उनका तवील एक सियासी पार्लिमानी सफर है, मोमेंटम बनाना, आप टाइमिंग्स को भी समझते हैं, पॉलिटिशियन है। टाइमिंग्स इस इंटरव्यू के और जो आपने कहा इंटरव्यू तवील था, लेकिन जाहिर बात है कि कुछ ऐसे सवालात थे चुपते हुए जिनके जवाब देते हुए कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे थे। उनकी घबराहट जो है, बौखलाहट आया थी। आप बहुत से इंटरव्यूज देते हैं, बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। तो अंडर प्रिपेयर्ड थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, कुछ पीएमएलएन के अंदर भी तो कोई तज्जिया हुआ होगा कि इससे आप लोगों को फायदा हुआ या ज्यादा नुकसान हो गया है? देखिए, डार साहब ने वो इंटरव्यू अपनी ख्वाहिश से दिया या किसी ने उन्हें कहा, इस बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो एक सीजनड आदमी है। उनके लिए किसी इस बात के लिए इंटरव्यू का तैयार होना या ना होना ये कोई नहीं रखता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके इस इंटरव्यू का वो ऐसा किसी ने नहीं चलाया जिसमें उन्होंने जिसमें जो एंकर हैं, जो होस्ट है प्रोग्राम के हॉट टॉक के, उन्होंने डार साहब के दौर की मौशी पॉलिसियों को मौजूदा दौर की मौशी पॉलिसियों से बहुत बेहतर करार दिया और उन्हें इस पे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। वो तो एपिसोड किसी ने नहीं चलाया। तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि अब तो टीवी को चाहिए, एक चैनल्स को, प्राइवेट चैनल्स को, कि वो सारे का सारा इंटरव्यू चला दे, अवाम फैसला करें कितना चलाया है। सर तारिक साहब, आपने शायद देखा नहीं, चलाया है सारा, प्राइवेट चैनल ने उर्दू सबटाइटलिंग के साथ चलाया है। बारके जरा मेरे साथ रहेगा रमेश कुमार साहब से मैं जानूंगा। रमेश भाई, ये कह रहे हैं तारिक फजल साहब एक तहरीक की सूरत इख्तियार हो गई आपके खिलाफ और मोमेंटम गेन कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद फिर ऑप्शंस ओपन है।
जाहिर बात है 8 दिसंबर को इनका सरबराही इजलास है। पीटीआई कितनी प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो कहते हैं उन्हें कोई इशू नहीं, और कल भी वो कह रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में कि 30-40 साल से नवाज शरीफ और जरदारी साहब को जानते हैं, वो इनसे बिल्कुल बॉदर्ड नहीं है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से डॉक्टर साहब? देखिए अनवर, पहली चीज तो ये कि मैं धरने में को माजी में भी गलत कहता था, आज भी गलत कहता हूँ जी। इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टी सारी इकट्ठी हैं, ये किसी न किसी अदवार में ज़रूर हुकूमतों में रही हैं और एक दूसरे की जीत को कभी मानने के लिए तैयार नहीं रही है। अब जितनी भी हुकूमत, जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे आप बलूचिस्तान के अंदर आप ले लें, अख्तर मेंगल की हुकूमत आई तो मालिक साहब वालों ने नहीं माना था, जब मालिक की आई तो अख्तर मेंगल नहीं मान रहा था। चाहे अगर ये पख्तून को ले लें, उसकी भी बात करें तो भाई जमीयत ने कहा हमें नहीं जीतने दिया, जब जमीयत आई तो उन्होंने कहा हमें नहीं जीतने दिया। नून लीग की जब हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ, उन्होंने कहा हमारे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे के, मगर आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इकट्ठी हुई है, यही सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मौलाना फजल रहमान जो मेन इसका पायनियर है, जो इसको बेड़े को लेके चला है, मेरे साथ बैठा था और उसने कहा था कि खान साहब सुन लो, धरनों से और रैलियों से हुकूमत नहीं जाती। जब लास्ट असेंबली में जब खान साहब का धरना लगा था, मैं उस वक्त भी कहता था कि मौलाना साहब आपने सही कहा है। मैं आज कहता हूं कि मौलाना साहब को अपनी उस स्पीच को सुनना चाहिए। ये मुमकिन ही नहीं है कि इन धरनों से मोमेंटम बने। अगर मोमेंटम बनता तो 126 दिन का धरना खान साहब ने जो लगाया था, बहुत मुमकिन ही नहीं है कि 126 दिन इस तरीके से वॉलंटरली लोग बैठे। वो वॉलंटरली जिस तरीके से खान के साथ लोग थे, और वो बहुत मुश्किल था। रही बात ये जो इस वक्त नून लीग जो है वो लगी हुई है कि लाहौर हमारे साथ है और हम अड़ोस पड़ोस के हम लोगों को भरेंगे। पहली चीज़ तो ये कि किसी भी पढ़े लिखे बंदे के लिए ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि आया इस कोविड की सिचुएशन में दुनिया पूरी रिस्क में लगी हुई है, क्या ऐसी सिचुएशन में हमें ये मोमेंटम, अभी ये टाइम है करने का, हमें करना चाहिए अपनी अना की खातर या नहीं करना चाहिए? पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें। दूसरी चीज ये कि अगर ये करते भी हैं, मैं आपको बताऊं 4 रिकॉर्ड पहले के बने हुए हैं। पहले नंबर पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 88 वाला, दूसरे नंबर पे खान साहब का है, तीसरे नंबर पे खादम रिजवी वाला हो गया है, चौथे नंबर पे ताहिरुल कादरी वाला। ये 4 रिकॉर्ड भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि अवाम इस वक्त, आपने देखा कि कराची के बाद या पहले वाला जो उनका जो जलसा था, उसके बाद चाहे पेशावर का हुआ चाहे मुल्तान का हुआ, मुल्तान में थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हमारी गवर्नमेंट की भी है। मैं समझता हूं अभी जो डिसीजन किया गया है कि भाई हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये कोविड में आप हमसे इजाजत मांगोगे तो हम नहीं देंगे आपको, मगर अगर आप फिर भी जबरदस्ती करते हो तो हम या तो हुकूमत की रिट मनवाने के लिए बाय हुक एंड कुक को, मगर अगर हम उस चीज में नहीं जाते हैं कि ये पॉलिटिकली सिस्टम के अंदर ये पॉलिटिकल चीजें बेहतर नहीं है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाए, तो मैं समझता हूं हम परमिशन नहीं दें, जवाबदारी इनके ऊपर हो, बाद में जो भी हो उसकी इंक्वायरी हो, हम रोके नहीं। उससे जो है वो पूरा शहर डिस्टर्ब होता है, वो हमें नहीं करना चाहिए। मगर कम से कम इनको जरूर सोचना चाहिए तो नहीं कि असेंबली के अंदर बैठ के ये रिफॉर्म होगा, बाहर नहीं होगा। अब तो डॉक्टर उबैद साहब, वफाकी गवर्नमेंट ने फैसला किया है ना, वो अभी ये फैसला हो गया। दूसरा आपने बार की डार साहब की, देखिए इसाक डार साहब फाइनेंस के हवाले से बहुत ही काबिल इंसान थे और हैं, मगर बात यह है कि काबिल हो या नहीं हो, मगर उसका करप्शन से और उसका ये मिस स्टेटमेंट जो है वो उससे कोई तल्लुक नहीं रहता। आदमी कितना भी होशियार हो, मगर उसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसको अपने इल्ज़ाम का जवाब देना चाहिए। मैं कल शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम, क्योंकि मैं तो एक ही प्रोग्राम सच बताऊं देखता हूं और तो मैं टीवी को भी अब नहीं देखता, शाहजेब का जब मैं कल प्रोग्राम देख रहा था तो उसके अंदर उन्होंने हर वो स्टेटमेंट दिखाई जो माजी में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उसने बताई थी। हर प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट थी और कल का जो इंटरव्यू था उससे बहुत इनराफ करा था। आजकल मीडिया का दौर है, मैं हमेशा बोलता हूं बहुत कम बोला करो। जब आदमी के पास बोलने के लिए वो मवाद नहीं हो या कुछ ऐसी चीजें हो जो आदमी को सही बतानी नहीं हो, तो उसका जवाब ये होता है कि चुप आदमी रहे।
मगर कल का जो इंटरव्यू है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा डेंट बैक जो है एक नून लीग की क़यादत के अंदर, क्योंकि नून लीग जो भी आज क्रेडिट ले रही है वो इसहाक डार साहब की दो क्रेडिट है। एक इसहाक डार साहब की पॉलिसियां के इसहाक डार साहब की पॉलिसी थी जिसको हमने आगे लेके आए और हमने इकोनॉमी बेहतर की। दूसरी इनकी पॉलिसी है कि हमने दहशतगर्दी खत्म की, वो चौधरी निसार ने की थी। ठीक। तीसरी जो है कि पावर क्राइसिस जो है शहबाज शरीफ ने खत्म किया। तीन क्रेडिट जो है नून लीग लेती है, उसके अंदर इसहाक डार ने जो बातें की है, मैं समझता हूं एक क्रेडिट जो है वो उनका तो जो है इनके कम हो खाते गया। से चली चलिए, जाएगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के मगर पास फिर भी जाऊंगा। तारिक फजल साहब सर फिर भी बताइएगा, ज़ाहिर बात है मीनार पाकिस्तान का चुनाव आपने किया, लाहौर से आप लोगों ने 13 में भी बहुत सीटें निकाली थी, ऑलमोस्ट सारी सीटें निकाली थी। शफकत महमूद साहब जीते थे पीटीआई के, इस दफा भी 14-15 सीटें आपके पास हैं। सर बहुत बड़ा चैलेंज है तारिक फजल चौधरी साहब, कोविड की फिजा है, आप खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं और 8.16 पॉजिटिविटी रेशियो हो गया है और लोगों को कोरोना लग भी रही है, एक हकीकत है, ये मिथ भी नहीं है, अब तो चीज़ साबित भी हो गई है। मीनार पाकिस्तान पे लोगों को लेकर आना, फिर उसको अवामी रेफरेंडम करार देना, पीएमएलएन इज geared up for this challenge, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब? ये बिल्कुल शाह साहब, ये बिल्कुल एक इशू है और उसके ऊपर हमारी बिल्कुल हम खुद भी इसके बारे में कंसर्न हैं। आपने देखा होगा कि मुल्तान के जलसे में भी हमारी पूरी कोशिश ये थी कि जितने भी ऐसे पे अमल दरामद कराया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी गैर यकीनी कैफियत पैदा की गई जिसके नतीजे में वो तमाम SOP जिन पे अमल दरामद होना चाहिए था उस अंदाज से नहीं हो सका। यानी आने के रास्ते मुतय्यन थे, जाने के रास्ते मुतय्यन थे, जलसागाह में कुर्सियां 6-6 फुट पर लगाई जानी थी, मास्क का बंदोबस्त किया गया था, सैनिटाइजर का बंदोबस्त किया गया था जिस हद तक मुमकिन था शुरका के लिए। लेकिन माहौल इतनी अफरा तफरी का पैदा कर दिया गया कि आपने देखा कि लीडरशिप वहां नहीं पहुंच सकी। सीढ़ियों के जरिए जो है वो जो स्टेज था उस पर चढ़ रहे हैं और बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो लोग भी आए और धक्कम पेल। तो मेरी गुजारिश ये है कि लाहौर के जलसे में अगर समझदारी का सबूत दिया हुकूमत ने तो इंशाल्लाह SOPs को फॉलो किया जाएगा और जो खतरात हैं उन्हें कोशिश की जाएगी कि वो कम से कम हो और आवाम जो है वो किसी सूरत भी इस वबा का शिकार ना हो। तो हमें बिल्कुल इसके बारे में कंसर्न है। मीनार पाकिस्तान के चुनाव के हवाले से डॉक्टर उबेश साहब कह रहे थे चौथा रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। पहले मोहतरमा बेनजीर शहीद के आमद पे जो लाहौर में उनको रिसेप्शन मिला, फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो 2011 का जलसा किया था मीनार पाकिस्तान पे, फिर कह रहे थे खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो नमाज जनाजा थी उसमें मीनार पाकिस्तान भरा, डॉक्टर ताल कादरी साहब के जलसे के हवाले से कह रहे थे। तो मैं आपसे ही सवाल था कि क्या नून लीग अपने वर्कर्स को इतनी बड़ी तादाद में लेकर आने में कामयाब हो जाएगी इस मौजूदा सूरत हाल में? देखिए जी, ये तो मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। बहुत लंबे चौड़े दावे हम नहीं कर रहे बल्कि काम कर रहे हैं और हम काम करने पर ही यकीन रखते हैं। बाकी ये चौथा रिकॉर्ड बनता है या पहला बनता है या दूसरा बनता है, इसका फैसला आवाम करेंगे। हजारों का इज्तिमा होता है, स्टेडियम भरे होते हैं और हमारे मेहरबान हुकूमत के तर्जुमान आके टॉक शोज में कहते हैं कि 2 से 3 हजार लोग थे। तो लिहाजा इनसे हम बहस करना हमने छोड़ दी है। इसका फैसला पाकिस्तान की आवाम करेंगे कि ये कौन सा रिकॉर्ड बनता है। लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूं शाह साहब कि रिकॉर्ड बनेगा इंशाल्लाह। आवाम जिस बदहाली का शिकार है, जिस अजाब में मुब्तला है, वो अपने जज्बात का इजहार लाहौर के जलसे में शिरकत के जरिए जरूर करेंगे और ये एक रेफरेंडम होगा मौजूदा हुकूमत और उसकी पॉलिसीज के खिलाफ। मुझे तारिक साहब ये बताएगा कि अक्सर पीटीआई के, मैं रुमेश साहब से भी सवाल उठाऊंगा, वो ये कहते हैं इतना लंबा रूट आप लोग क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? हुकूमत की जो मेजॉरिटी, आज थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालेगा, चौधरी परवेज इलाही साहब भी गए थे, जाहिर बात है ताज़ियत करने के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास, उनकी मुलाकात हुई और पुरानी आप लोगों की रफाकतें भी हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी चौधरी शुजात साहब का पूछने गए थे। तो ये जो जलसों का आप लोगों ने रूट अपनाया है, इसके बाद आप लाहौर के बाद जाहिर बात है आप लोगों ने सर जोड़कर बैठते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं। वो कह रहे थे कि ये आप लोग नो कॉन्फिडेंस के मोशन की तरफ नहीं जाते, असम्बली को के फोरम को यूज नहीं कर रहे। जाहिर बात है ये तो कोलिशन गवर्नमेंट है। और सबसे बड़ा जो सवाल उठाया जाता है, आपकी जो आजकल के हलीफ है पीपल्स पार्टी, क्या वो इस्तीफों के ऑप्शन के लिए तैयार हो जाएगी? तो तारिक फजल चौधरी साहब, आपका इस पे क्या बयान है? इस गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए अपोजिशन और PDM का जो प्लेटफॉर्म है और उसमें शामिल जमातें हैं, वो इन्हें घर भेजने के लिए हर सियासी और जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, चाहे वो इस्तीफे हैं, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस की मोशन है,
कोई भी तरीकाकार है जो आईनी होगा, जमहूरी होगा, पार्लिमानी होगा, वो हमारा ऑप्शन इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे और अवाम की जान छुड़ाएंगे इनसे। और तीसरी बात जो आपने की कि क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी, तो मैं भी इस पार्टी का रोजाना तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, बड़ी सियासी जमात है, बहुत बड़ी सियासी जमात है और मुतअद्दिद दफा उन्होंने ये बात कही है इजलास में कि जब जरूरत पड़ेगी वो इस्तीफे देंगे। तो मैं नहीं समझता कि पीडीएम में शामिल कोई भी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से किसी भी शकूक व शुबे का शिकार है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और वो बिल्कुल हमारे साथ है और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जितनी पीपल्स पार्टी और भुट्टो खानदान की कुर्बानियां किसी ढकी छुपी नहीं है। आज भी हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की अगर बात कर रहे हैं तो वो उसके साथ खड़े होंगे, हमें इसमें कोई शक नहीं है। ये तारिक साहब सवाल आता है, आपने 5 साल पूरे किए, पीपल्स पार्टी ने पूरे किए, आपने मिसाक जमहूरियत में लिखा था, तो पीटीए की हुकूमत को आप लोग 5 साल पूरे क्यों कर नहीं होने दे रहे? आप इसमें उनसे बात कर सकते हैं कि जिन पॉलिसियों पे आपको इख्तलाफ है उन पॉलिसियों में बेहतरी लाई जाए, नजरसानी की जाए। क्या वजह है कि आप लोगों ने इस बात पे इत्तेफाक किया था उस डॉक्यूमेंट में कि जी हर जमहूरी हुकूमत को टेन्योर पूरा करना चाहिए, तो क्या ऐसी कोई ऐसी नाकाबिले इस्लाह चीज हो गई है जिसकी सिर्फ हुकूमत हटाने में ही आफियत है? हुकूमत कोई भी हो, जो जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, उसमें इस बात पे इत्तेफाक था कि किसी हुकूमत को गैर आईनी, गैर जमहूरी तरीके से नहीं गिराया जाए। ये सर्टिफिकेट आप किसी हुकूमत को नहीं दे सकते कि वो अगर इंतहाई आप ये कहें कि बेकार हो, उसकी पॉलिसियां आवाम खुश हो, उसकी पॉलिसियां गरीब खुश हो और आप उसे 5 साल का दे दें सर्टिफिकेट, ये 5 साल आप हुकूमत करें। नहीं, सीओडी में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय ये था कि हम किसी को बैरूनी मदद नहीं लेंगे, किसी इदारे से मदद नहीं लेंगे, फौज के पास नहीं जाएंगे कि आओ तख्ता उल्टो इस हुकूमत का। लेकिन आप मुज़ाकरात तो कहते हैं हम उनसे ही करना चाहेंगे, इस हुकूमत से हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। लेकिन इन हाउस तब्दीली, आईनी तरीके से तब्दीली, जमहूरी तरीके से तब्दीली, वोट की ताकत से तब्दीली, ये सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं और ऐसा करना कोई, ये दुनिया भर में हुकूमतें बदलती रहती हैं वोट की ताकत से। ठीक, तो हमको ये तो नहीं कह रहे कि डंडे के जोर से इन्हें घर भेजेंगे, हम भी इन्हें जमहूरी तरीके से घर भेजेंगे। कोई तसादम का रास्ता अपनाया नहीं जाएगा। मैं डॉक्टर उमेश कुमार साहब, आपने डॉक्टर तारिक फजल चाची साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका आईनी जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे, कोई गैर आईनी तरीका नहीं होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, तसादम से तो बचा जाएगा ना, क्योंकि जाहिर बात है हुकूमत भी नहीं चाहेगी तसादम हो। मुल्तान में ऐसी सिचुएशन थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने नशरी बयानात दिए कि अगर पुलिस की लाठी हो तो आप भी डंडा उठा लें। आप क्या कहेंगे, क्या इसका वे आउट क्या, ये बताइए, वे फॉरवर्ड किया अब इस चीज का? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो चीज़ ये कि हुकूमत अगर चाहे तो अपनी रिट कायम कर सकती है और मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट है वो गलत है। देखिए, खान साहब ने, जब मैं नून लीग में था, खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बिल जला दो, ये जला दो। मैं आज भी कहता हूँ वो स्टेटमेंट गलत थी और आज मैं कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट ये गलत है। आप स्टेट को इस तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते। कानून और कानूनदान अगर कानून के खिलाफ बात करेगा तो ये गलत है। आदमी इस कुर्सी पे बैठे या उस कुर्सी पे बैठे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का किताब एक है। कॉन्स्टिट्यूशन के किताब में तब्दीली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का किताब बताता है कि कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर को, स्पीकर को, चीफ मिनिस्टर को हटाने का तरीकेकार वाज़ेह है जी। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किताब में यह नहीं लिखा हुआ है कि आप जलसे करें, रैलियां करें और आप चाहें कि ये हुकूमत उस वजह से, आपकी जबान की वजह से वो हट जाए। नाजी में हटी नहीं, अभी हटेगी। एक तरफ आप बात करें कि हम इसे अवामी मोमेंटम बना रहे हैं, अवामी मोमेंटम ऐसे नहीं बनता है। अवामी मोमेंटम आखिरी साल में बनता है जब इलेक्शन का साल होता है। इस वक्त आप ये करके एक दूसरे को अवामी तवज्जो से हटा के एक दूसरे के खिलाफ जबान इस्तेमाल करने में इंगेज करते हैं। सफर कौन करती है? अवाम करती है। सफर कौन करती है? पाकिस्तान करता है। तो हुकूमत एंगेज करें ना इनके साथ, फिर आप हुकूमत पार्टी का हिस्सा हैं। आज कुमार साहब, अनवर बहुत सारी बात। देखिए, पहली चीज तो ये, आप एंगेज करें। आज पाकिस्तान एक रिस्क में लगा हुआ है। मैं कहता हूं आज पाकिस्तान एक रिस्क में लगा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान की जो खिते की जो सूरत हाल है, आप देखें कि कल ईरान ने जो बात की कि अगर इसराइल मेरे ऊपर यूएई की जमीन से हमला करता है, मैं यूएई के ऊपर हमला करूंगा। आप ये जो जंग है, इसके जो असरात है, और 2 महीने
1.5 महीने जब तक ये ट्रंप है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि जो बाइडेन के आने से पहले जो कुछ हमें ये टर्मोइल पैदा करना है, हम माजी की अमेरिकन हुकूमत के ऊपर डालें। ये इतनी क्रूशियल कंडीशन है। एक तरफ चीन और उसकी जंग लगी पड़ी है अमेरिका की, इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल इख्तियार। आज भी ISPR की जो स्टेटमेंट थी, हमें बैठ के जो सीनियर सियासतदान है उसको इस हवाले से सोचना चाहिए। तो बैठ क्यों नहीं रहे सर? सवाल यही है ना, हमें हमारी डिफेंस पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, डॉक्टर उमेश साहब जो आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, सवाल हमारी डिफेंस पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, उस हवाले से हम बैठे और मुस्तफिद मशूरे हम करें। सर तो बैठ क्यों नहीं रहे? रुकावट क्या है? क्या मशूरे करें हम? ये रुकावट क्या है बैठने में? मेरा सवाल ही है फिर डॉक्टर उमेश। देखिए, बैठने के लिए अब तो इन्होंने ऐलान जंग कर दिया है कि हम कोई सिंध असेंबली से इस्तीफा नहीं, बंद तोड़ेंगे नहीं, हम फेडरल से जो है वो नेशनल असेंबली की इस्तीफा नहीं देंगे, गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे और इस तरीके से अवामी इज्तिमा करके। ऐसे बिल्कुल नहीं होगी। आज भी बैठना है। कल ख्वाजा आसिफ ने कुछ जो बात की है कि एक स्पेस दी जाए, मैं समझता हूं स्पेस के लिए जो पॉजिटिव लोग हैं आगे बढ़े। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पॉजिटिव लोग, तारिक साहब से भी इसका जवाब आगे बढ़े और बढ़ने से बैठ के किसी रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़े। तारिक साहब क्या आप समझते हैं कि सीनियर पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट और अपोजिशन की बात नहीं है, सीनियर पॉलिटिशियन की बात है। जो सीनियर पॉलिटिशियन हो उसके साथ उस इखलाक से बात करके आप इस पे क्या जवाब देंगे? हल निकालें, आगे के लिए 2023 की इलेक्शन के लिए रिफॉर्म करें। तारिक साहब लास्ट वर्ड सर। नहीं होगा। ग्रैंड डायलॉग में तमाम स्टेकहोल्डर्स बैठेंगे, जिसमें पाकिस्तान की पार्लिमान, पाकिस्तान की जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, ये सारे बैठेंगे। मुल्क को आगे लेके जाना है आपने, तो आपको एक ज़ाब्ता तय करना पड़ेगा। आइन की अमलदारी को आपने लाजमी करार देना होगा। ये अभी तक हम कह रहे हैं ना, मुल्क ट्रैक पे नहीं चढ़ा, तो ट्रैक पे कैसे चढ़ेगा? उसी वक्त चढ़ेगा कि जब एक ग्रैंड डायलॉग उसको कहें, ग्रेट डिबेट कहें, उसके जरिए तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के रास्ते का तयन करें, सिमत दुरुस्त करें और मुल्क आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर उमेश कुमार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मैं समझता हूँ मौजूद मेहमानों ने बड़ी मुतवाज़न गुफ्तगू की, अपना अपना पार्टी का नुक्ता नज़र भी दिया और ये भी साथ में रखा कि मुकालमा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मामले का हल मेज़ पर बैठ कर जो है वो निकाला जा सकता है। तसादम से पाकिस्तान के जो दाखिली और खारजी इस वक्त हालात हैं वो उसका मुतम्मल नहीं हो सकता। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो कोविड-19 के हवाले से हमने एक सेगमेंट रखा है, उसका एक नया आस्पेक्ट आपके सामने लेकर आएंगे। जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है ड्रैप, उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू की है कल से और आज से उसका अमली तौर पे इतलाक हो गया है। उनके CEO हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ज़रा हम सवालात कर रहे होंगे कि इसकी अफादियत क्या है, इसकी शफाफियत में कितनी बेहतरी आएगी और अद्वियात के म्यार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कीमतों पर भी सवाल करेंगे। ज़रूर देखिएगा। एक छोटा सा वक्फा हो, दोबारा हम लौट के आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर आसिम रऊफ साहब। इनसे हम जानेंगे कि कल एक नई जिद्दत का आगाज़ किया गया है और जो हमारी ये रेगुलेटर है एक तरह से, और आजकल के दौर में जब कोविड-19 की बात बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके अलावा जो अद्वियात लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी अप्रूवल, तमाम चीज़ों को ये इदारा देखता है। तो हम इसी मुनासबत से CEO साहब को मदऊ किया है कि इन्होंने बल्कि जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सेहत हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम मुतारिफ़ किया और आज से एज वी स्पीक ये अब ऑपरेशनल हो गया है। इससे क्या इस सारे अमल में अद्वियात की रजिस्ट्रेशन, अद्वियात की रेगुलेशन, फार्मास्यूटिकल के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो शफाफियत के हवाले से होते थे या स्लो प्रोसेस की बात की जाती थी, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन से क्या फ़र्क पैदा होगा, इस हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। और जिस वैक्सीन की भी हम बात कर रहे हैं कि कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन, वो किन किन मराइल से गुजर कर एक आम आदमी को दस्तयाब होगी। इसके अलावा कोविड से बचाव की जो मेडिसिन हैं उसमें इनका
किरदार है, रेमेडिस वेयर है, इसके अलावा और बहुत सी ऐसी, आपको याद होगा कि HBQ बहुत ज़्यादा चल रही थी और कहा जा रहा था कि ये जो क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये भी बचाव का एक तरीका है। तो इन तमाम चीज़ों की अब हमें पता चला कि पाकिस्तान में भी प्रोडक्शन शुरू हो गई है। तो ये मास्क, सैनिटाइजर्स, इन तमाम चीज़ों से इनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि PTV के व्यूअर्स को बताइएगा, ये जो अब आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया है, इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं, इससे क्या फ़वायद होंगे, और हमारा जो ये आपका रेगुलेटर का रोल है और जो फार्मास्यूटिकल आप लोगों के इसका अहम स्टेक होल्डर है, जो अद्वियात साज कंपनी है अगर आम ज़बान में मैं कहूँ, उनको कितनी सहूलत मुयसर आएगी? बहुत शुक्रिया जी। इस सिस्टम का नाम है पायरेम्स। उसका मतलब है पाकिस्तान इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा। ये एक ऑटोमेटेड निज़ाम है जिसके तहत एप्लीकेशन डालने से लेके और दवाई के रजिस्टर होने तक और मार्केट में आने तक सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको हम ऑटोमेशन पे ले आए हैं। आज से पहले ये होता था कि अगर किसी कंपनी ने अपनी लाइसेंस के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन डालनी है तो वो खुद लेके आते थे, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता था और फाइल की सूरत में, और उसमें फिर आगे ऑफिसर्स के टेबल पे फ़र्ज़ करें फ़ाइल पड़ी और आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते थे। इससे शफाफियत के ऊपर बड़े सवालात थे, इससे विजिबिलिटी का इशू था कि पता नहीं चलता था कि कहाँ केस रुके हुए हैं। इसको एड्रेस करने के लिए हमने कोई तकरीबन 3-4 साल पहले से एक प्लान के ऊपर काम किया, और ये प्लान कल माशाल्लाह जिसका इफ्तिताह किया गया हमारे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने किया। इसकी बदौलत हम अपने आप को मुकम्मल एक अल्हम्दुलिल्लाह शफाफियत की तरफ ले आए। ट्रांसपेरेंसी, विजिबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी, यानी अब हम ट्रेस कर सकेंगे जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। पहले कितने दिनों में ये मराहल तय होते थे और कितना फ़र्क आएगा? पहले देखें, पहले आई वुड बी वेरी फेयर कि पहले तो बाज़ दफ़ा तो हमें पता ही नहीं चलता था कि अगर 1 माह का काम है वो 3 माह तक भी चला जाता था। अब हमने अपने SOPs बनाए हैं, वो SOPs के मुताबिक हर ऑफिसर्स को टाइम लिमिट दी गई है। ठीक है। वो टाइम लिमिट के मुताबिक हर ऑफिसर काम करेगा, और उसकी जो ACR है उसकी क्वांटिफिकेशन के लिए यही सिस्टम इसका सहारा लिया जाएगा। जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर हम ये देखेंगे कि इस ऑफिसर को इतनी असाइनमेंट दी और उन्होंने उसके टाइम के मुताबिक किया कि नहीं किया। मराहल क्या क्या होते हैं अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ? एक अद्वियात साज कंपनी है, दवाई बनाने की कंपनी, वो आपसे रजू करती हैं, फिर क्या देखा जाता है उनकी? देखा जाता है कि वो उनकी क्या कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी क्या है, जो मयार है अद्वियात का, उस हवाले से भी कुछ लोगों के शकुक व शुबात, जो कीमत का तयन है, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है। एब्सोल्युटली। देखें, ये काम बिल्कुल, अगर देखें फर्स्ट फेज़ ये है कि अगर किसी ने फैक्ट्री लगानी है, वो उसके लिए साइट लेता है, साइट को प्रूव करवाता है कि ये जगह किसी यूनिट लगाने के लिए ठीक है कि नहीं है। वो वहाँ से काम शुरू करता है। उसके बाद फिर उसके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, फिर उसको लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। लाइसेंस ग्रांट करने के लिए वो सारे स्टेप्स उसे करने पड़ते हैं जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कि FTA में या किसी भी अदारे में जिनको ज़रूरी समझा गया, वो सारे हम देखते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स चाहते हैं। अगर वो इस काबिल होता है, उसकी मशीनरी, उसकी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, उसकी बिल्डिंग, उसके HVAC सिस्टम, फिर उसके बाद हम उसको लाइसेंस ग्रांट करते हैं। ठीक है। जैसे लाइसेंस ग्रांट होता है उसके बाद फिर उसकी रजिस्ट्रेशन के मिलने के प्रोसेस होते हैं। और पाकिस्तान इस रीजन का पहला मुल्क है जिसने CTD डोजियर, एक कंप्यूटराइज फॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया पिछले साल से इस रीजन में, और किसी के पास, भारत के पास भी नहीं है, हमारे इधर वो इम्प्लीमेंट हुआ। उससे शफाफियत और बेहतर हुई, हमारी जो दवाइयाँ रजिस्टर होने का म्यार वो बहुत बेहतर हुआ, और उससे हमारी दवाइयों की एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल वर्ल्ड में बढ़ रही है। अच्छा। अब ये जो सिस्टम आया, इस सिस्टम से हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन एस्पेक्ट्स हैं वो शफाफ हो जाएंगे। उनके शफाफ होने से डायरेक्टली इसका असर पड़ेगा हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जैसे जैसे हम शफाफ होते जाएंगे, दुनिया हमें उसी तरह देखेगी, और हम एक और स्टेटस के लिए कोशिश कर रहे हैं जिसे WLA स्टेटस कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड अथॉरिटीज़ का स्टेटस। दुनिया में बहुत चंद ममालिक हैं जिनके पास ये स्टेटस है। पाकिस्तान का एक ऑडिट हो चुका है और दूसरा ऑडिट वो नेक्स्ट ईयर में होगा। ये जो कहा जाता है कि ड्रैप के साथ, क्योंकि रेगुलेटर है, फार्मास्यूटिकल वालों का कोलूजन हो जाता है, हैंड इन ग्लव होते हैं, किसी मार्केट में दवाई को शॉर्ट करना है, उसकी कीमत में इजाफा करना है,
वो एस्पेक्ट इससे कवर होगा ऑनलाइन सिस्टम से? देखें, इसमें मैं एग्री करता हूँ कि पूरी दुनिया की जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनमें ये पोटेंशियल काफ़ी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि इस वक्त जो हमने जो ये सिस्टम लॉन्च करने से पहले और अब भी इससे तो और ज़्यादा हो जाएगा कि हम नो टॉलरेंस ऑन करप्शन पे काम कर रहे हैं, और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी मुकम्मल सपोर्ट है, हमारे मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब मुकम्मल सपोर्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम बड़ी ट्रांसपेरेंसी से और बड़े अच्छे तरीके से अपने अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। अब सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा, क्योंकि कोविड के हवाले से हम कल भी बात कर रहे थे और ये मौजूद इसलिए ज़ेर बहस है कि अब तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 8.16 हो गया है। ये जो अद्वियात हैं और जैसे हम बात कर रहे थे रेमडेसिविर है और जो अद्वियात हैं, पहले इनकी दस्तयाबी बहुत मुश्किल थी, बहुत महंगे थी, इस वक्त क्या सूरत हाल है और उसमें आपके इदारे ने क्या किरदार अदा किया, और जो हमारी फार्मास्यूटिकल हैं उनके पोटेंशियल को इन्हांस करने में आप लोगों का क्या किरदार होता है? आप देखें ना, ये जो मॉडर्ना वैक्सीन है ये फाइज़र कंपनी बायोटेक के मिलाप से बनी, चाइना जो है वो वैक्सीन लेकर आ रहा है, रशिया लेकर आ गया है। हमारी फार्मास्यूटिकल क्यों नहीं आपस में एक इश्तराक करती, जो बड़े बड़े यहाँ पर काम करने वाला, वो इस तरह की वैक्सीन के लिए रिसर्च करें, साइंटिस्ट हायर करें और वो भी ऐसी वैक्सीन निकालें जो हमें खुद दस्तयाब हो। अब हमें महीनों इंतजार करना पड़ेगा कि वो आएगी और फिर अप्रूवल होगा और उसके बाद लगना शुरू होगी। जी, दो एस्पेक्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के। पहला है कि ड्रैप ने ये मेडिसिन्स के हवाले से क्या काम किया। जब ये शुरू हुआ कोरोना, आपको याद होगा कि एक टीका रेमडेसिविर है, उसके एक एक टीके के लिए हमें दरबदर होना पड़ता था, वो नहीं मिलता था, आवाम बड़ी परेशान थी, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। उसको हमने रजिस्टर किया, आउट ऑफ क्यू किया, प्रायोरिटी से किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में वो टीका वाफर मकदार में मौजूद है, खुद बन रहा है, यहाँ पे खुद बन रहा है और पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा जितनी भी मेडिसिन यूज़ होती थी, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक इशू बना था, हमने पाकिस्तान में हार्म मटेरियल बनाने के कारखानों को इजाज़त दी, उसका भी कोई इशू नहीं। कोविड के हवाले से जितनी मेडिसिन हैं उनकी अवेलेबिलिटी का अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई इशू नहीं। जैसे ये शुरू हुआ था, आप मास्क की बात करें, मास्क अवेलेबल नहीं थे, आज हम पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ पूरी दुनिया को भी सप्लाई करने के काबिल हैं। हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाया। दूसरा एस्पेक्ट है वैक्सीन का। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमें उस काबिल होना चाहिए कि हम खुद बनाएं, हम खुद बनाएं। ये मरहला, ये रास्ता कठिन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उस तरफ चलना चाहिए। हमारी NIH इस हवाले से बहुत काम कर रही है, NCOC में मीटिंग्स होती हैं कि हम कैसे इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और जल्दी वक्त आएगा जब ये काम भी पाकिस्तान में इंडिजिनसली ऐसी चीज़ें तैयार किया करेंगे फ्लू इंशाअल्लाह। शॉट्स और नमूनिया की वैक्सीन वो भी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या फ्लू शॉट पाकिस्तान में हमारी फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वो नहीं बना पा रही? जी, फ्लू शॉट्स पाकिस्तान में नहीं बनती, बाहर से आती हैं, और कोविड की वजह से ये स्ट्रेस ऑन फ्लू वैक्सीन ये पूरी दुनिया में है। अमेरिका में भी इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में मिल रही है लेकिन वो उस बुख्तात से या वाफर मिकदार में अवेलेबल नहीं है जैसे कि होना चाहिए था। ठीक है। और हम ने कोशिश की है, कुछ मुल्क में आई है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम नेक्स्ट ईयर के लिए इवन हमने अभी से शुरू कर दिया कि ये प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर ना हो। वैसे तो पिछले साल सर्दियों में आया था कोरोना, तो उसकी आपको पहले से पेशबंदी कर लेनी चाहिए थी। जी, एक्चुअली ये पाकिस्तान में फेब में आया था, और इसमें एक दो इश्यूज़ की वजह से, जैसे कि पूरी दुनिया में स्ट्रेस हुआ, उस वजह से लोगों ने, जो ममालिक थे, उन्होंने पहले अपनी ज़रूरत को पूरा किया, फिर हमारे आई है, हमारे पास अभी भी हैं, मौजूद हैं, लेकिन उस बुख्तात से नहीं है। अच्छा, कीमत करता है यून, क्योंकि रेगुलेटर के रोल में उसकी इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी बहुत मैटर करती है। जी, आप बहसियत CEO ड्रैप कितने इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, और ये कीमतों के हवाले से अवाम की शिकायत हैं कि कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं अद्वियात की, क्या रोल है आपका इदारे का? ये बड़ा बर्निंग इशू है, और पहले तो मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है, ये जो पहले लाखों में होता था, कल कैबिनेट ने इसकी कीमत को 5000 कुछ पे लेके आए हैं। रेमडेसिविर ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि 5000 में जो टीका मिलता ही नहीं था और बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस थी। जो प्राइसिंग मैकेनिज़्म एक पॉलिसी के तहत है, उस पॉलिसी को मीन ऑन फॉलो किया जाता है, एक कमेटी है वो अप्रूव करती है, उसके बाद ये फेडरल कैबिनेट में जाता है। इसी के तहत प्राइसेस बढ़ती भी हैं और कम भी होती हैं।
बढ़ने की खबर आ जाती है, जैसे कोई साल डेढ़ साल पहले 400 से ज़्यादा दवाइयों की कीमतें कम भी हुई, कुछ की बढ़ी और मतलब 300 कुछ की बढ़ी, 400 के करीब कम भी हुई। कम हालिया दिनों में कितनों की बढ़ी है? हालिया दिनों में 94 मेडिसिन जो हैं उनकी कीमत में इजाफा किया गया है, और इनमें से मोस्टली वो मेडिसिन हैं जो बहुत ही लो प्राइस्ड मेडिसिन थी, और लो प्राइस्ड होने की वजह से वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रही थी। मिसाल के तौर पे एक टीका एट्रोपिन सल्फेट आता है, उसकी कीमत 1 रुपये 47 पैसे थी। वो 1 रुपये 47 पैसे में आजकल कोई टीका नहीं बांध सकता। उसका एम्प्यूल है, उसके अंदर जान बचाने वाली दवाई है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बनना उसने जिस जगह पे है, उसकी कीमत 5 रुपये कुछ की गई, 311% इंक्रीज़ की। अगर आप रुपी वाइज देखें तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये प्राइस ना बढ़ने की वजह से ऐसी चीज़ें मार्केट से नापैद थी और ब्लैक में मिलती थी। ये एक इशू था। तो एक्सेसिबिलिटी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा, तो यही मैकेनिज्म है मार्केट में ज़्यादा अद्वियात लाने का कि उनकी कीमतें बढ़ा दी जाए, नहीं, या उसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव कर दिया जी, क्वांटिटी को। अब पाकिस्तान में हमारे यहाँ तो ये हो जाता है, शॉर्ट हो जाती है, वो फिर महंगी हो जाती है, जो महंगी होनी होती है वो शॉर्ट हो जाती है। ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए अपने लिए दवाइयाँ लाता हूँ, जो मार्केट में अगर जो चीज़ शॉर्ट हो जाए समझ जाए कि वो महंगी होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, और बिल्कुल मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंट है, विजिबल है, और एक एक स्टेप्स इसका डॉक्यूमेंट। ये ऑनलाइन जो आप लोगों ने ऐप लॉन्च किया, इसमें फीडबैक का भी कोई मैकेनिज्म डाला है? जी, उसमें फार्मास्यूटिकल जिनको अगर आपसे कोई शिकायत हो तो वो कोई फीडबैक देना चाहे आप लोगों को, जी वो तो नहीं चल रहा निज़ाम। एब्सोल्युटली, हेल्प डेस्क भी उसमें है, फौरी तौर पे कोई अगर उन्हें प्रॉब्लम है वो हमें कर सकते हैं, और फीडबैक का भी निज़ाम है, और हमारा एक टेलीफोन नंबर भी है। अगर किसी को शिकायत हो, टोल फ्री नंबर है, वो पब्लिक को हो या फार्मास्यूटिकल रेगुलेटर को हो, तो वो उस नंबर पे कॉल करके हमें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, कीमत कहते हैं कमेटी करती है, ड्रैप का प्रोरोगेटिव नहीं है? जी, कमेटी करके फेडरल कैबिनेट उसको अप्रूव करती है। क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, ये भी थोड़ा सा मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के ये बात कही जाती है कि जो हमारी पैरासीटामॉल है दर्द के लिए, फ्लू के लिए, ज़ुकाम के लिए, और जो बाहर से अगर आप लें उनके खाने से फ़र्क बड़ा ज़्यादा आता है। मैं इसकी सारे सवाल आपसे खुल के कर रहा हूँ कि फिर मौका नहीं मिलता, इसकी क्या वजह? क्वालिटी वेरी करती है? देखें, ये मैं इसको कहता हूँ प्लेसिबो इफेक्ट, कि आपने कोई ज़हन में अगर बैठाया कि ये अगर दर्द नहीं होगा तो ज़हन में तो नहीं होगा ना, दर्द होगा तो ज़हन में नहीं रहेगा। वो मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं लोकल कंपनीज की मेडिसिन यूज़ करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बिल्कुल अफाका होता है। आपको अच्छी वाली देती होंगी शायद? नहीं, ये अगर देखें, मैं बीइंग ए रेगुलेटर, वैसे आप समझते हैं सेम होती है या ये सिर्फ वैसी तासुर है? मैं उसको सिर्फ जी, परसेप्शन इसमें बहुत ज़्यादा। मैं बताता हूँ, हमारे जो सैंपल हैं वो यूके से टेस्ट हुए आज से 2-3 साल पहले। बहुत सारी मेडिसिन यूके भेजी जाती थी टेस्ट होने के लिए, वहाँ से भी वो पास होके आई। तो ये बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन बनती हैं क्वालिटी की मेडिसिन होती हैं। अच्छा। हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। अब जैसे अब ये सिस्टम आया है, ये सिस्टम मज़ीद इस पर मोहर लगाएगा। हमारे इधर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे इधर 3 लैब्स पाकिस्तान में WHO प्री क्वालिफाइड हैं, चौथी होने जा रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कल एक साहब ऑनलाइन हमारे साथ थे, वो बता रहे थे कि पाकिस्तान इस रीजन का वाहिद मुल्क है जिसमें इतना बड़ा नेटवर्क क्वालिटी लैब्स का, WHO प्री क्वालिफाइड लैब्स का मौजूद है। यूएसएड के तावन से ही आप लोगों ने एप्लीकेशन लॉन्च किया? यूएसएड के तावन से। अब देखें, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक उनकी एक्नॉलेजमेंट थी कि ये पाकिस्तान में इस रीजन में सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क बड़ा लैब्स का, क्वालिटी लैब्स का, वो पाकिस्तान में मौजूद है। तो हम उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्दी WLA का स्टेटस अचीव करेंगे, जो कि बड़ा प्रेस्टिजियस स्टेटस है, और हम दुनिया की रिस्पेक्टेबल रेगुलेटरी बॉडीज़ में खड़े होंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर आसिम रऊफ साहब, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करेंगे कि दवाइयों की क्वालिटीज़ भी बेहतर होंगी, कीमतों में भी कोई आप अपना किरदार कलीदी अदा करेंगे अवामी नुक्ता नज़र से। और ये जो इम्पॉर्टेंट हेल्थ का शोबा है, मेरे ख्याल में इसमें रेगुलेटर का बड़ा कलीदी किरदार है, जो कि इतना ज़्यादा मंजर आम पर नहीं आता। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये हमने आपको जो दूसरा सेगमेंट दिखाया, क्योंकि ये एक कॉमन मैन और पब्लिक हेल्थ इशू, जैसे मैं कल भी कहा था, वो हर आदमी के बड़े नज़दीक होता है। उस हवाले से एक अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आई है, इससे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी लिफ्ट मिलेगी, हमारी जो शफाफियत के जो कुछ सवालात उठते थे उनका भी अजाला हो सकेगा। और जैसे डॉक्टर आसिम साहब कह रहे थे कि हमारी जो अद्वियात की क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह वजारत सेहत अगर ये डायरेक्शन लेती है, क्योंकि इफ़ यू हैव अ डॉक्टर एज आर हेल्थ मिनिस्टर, तो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा चीज़ों का भी इदराक होता है कि कौन सी चीज़ें
हेल्थ सिस्टम को मौसर करने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। ये आपको शो कैसा लगा? पहले सेगमेंट में हमने सियासत पे बात की, दूसरे सेगमेंट में सेहत के हवाले से, और आजकल देखा जाए टू सम इट अप सियासत और सेहत भी मिक्स हो गई हैं, क्योंकि कोविड-19 और पीडीएम के जलसे। तो एक हमने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा फेसबुक और ट्विटर पे। अगले हफ्ते तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी पीर की शब 10 बजकर 5 मिनट। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।